नमस्ते दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। इस कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। बहुत लंबे दिनों से मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो आज मैं सोच रहा हूं कि कुछ आप लोगों से चर्चा डिस्कस किया जाए। और डिस्कशन का जो मूल टॉपिक है वो है अशोक का स्तंभ कला। ठीक है, अशोक का स्तंभ कला, अशोक सम्राट। मेरी फोकस इसी मूल बिंदु पे होगी। अशोक सम्राट का काल, मौर्य काल तो बहुत बड़ा एक चैप्टर है, लेकिन उसके स्तंभ कला पे चर्चा करना और आज के परिप्रेक्ष्य में उसके माध्यम से जो संकेत प्रवाहमान हैं उसके विषय में बताना, उसका सांकेतिक अर्थ क्या है उस विषय पर चर्चा करना। हाँ, ज़रूर है कि लेक्चर के दरमियान आपको कुछ सांकेतिक अर्थ के साथ साथ उसके कुछ तथ्यात्मक बातें भी इसमें सन्निहित होगी, जो अपने स्मृति में रखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले जब आप स्तंभ लेख की बात करते हैं या फिर स्तंभ कला की बात करते हैं, सम्राट अशोक के स्तंभ कला की, तो सबसे पहली बात आती है कि इसकी एक परिचय ले लेंगे कि क्या है, कैसा था। उसके बाद इसकी संरचना के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और तीसरा जो मूल रूप से इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे वो होगा, जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा इसका सांकेतिक अर्थ, जो इस स्तंभ लेख का या स्तंभ कला का जो सांकेतिक अर्थ है, खासकर जो हम लोगों ने लिया है राज चिन्ह के रूप में, जो अशोक का स्तंभ लिया है उसके बारे में। ठीक है, उसका क्या सांकेतिक अर्थ है, उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या मायने हैं, है ना, ये चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं चीज़ों को। आप सबसे पहले कि ये जो स्तंभ है, ये अशोक का स्तंभ, ये चुनार के बलुआ पत्थर से बना होता था और एकास्मक था। और वो अपने आधार से वो ऐसे इस मुद्रा में जाता था, ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाता था वो थोड़ा पतला होता जाता था, नीचे थोड़ी उसकी मोटाई होती थी और उसका एक स्तंभ होता था, उस पर वो पिलर होता था और उस पिलर के ऊपर पशु की आकृति स्थापित होती थी। अब मैं बताता हूँ इसकी संरचना कैसी थी। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अशोक का ये जो स्तंभ कला है अपने आप में बहुत बेहतरीन उस काल का एक राजकीय नमूना है। ठीक है, और उसमें इतनी चमक है कि आज भी हज़ारों साल बाद भी उसकी पॉलिश इतनी शानदार है कि हज़ारों साल बाद भी वो ऐसी ही चमकती है। तो इससे भी आप एक अर्थ लगा सकते हैं कि उस काल का विज्ञान कैसा रहा होगा, नहीं, टेक्नोलॉजी उस टाइम की कैसी रही होगी, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसका भी लॉ, उस पिलर को देखने के बाद भी, उस पिलर को समझने के बाद भी ये चीज़ समझ में आती है कि उनका भी उस टाइम का जो साइंस और टेक्नोलॉजी, जो विज्ञान और तकनीक रहा होगा, बहुत बेहतर रहा होगा। मैं कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए कि स्तंभ है, तो ये जो उसका आधार है, बेस है, ये बेस थोड़ा चौड़ा होता था और इस बेस पे ये जो पिलर होता है, इस पार्ट को जैसे जैसे ऊपर जाएगा थोड़ा पतला होता जाएगा, जैसे इस आकार में जाता है। तो ये जो आकार है, ये जो पूरा पार्ट है, इसको ग्वादुम लाट कहते थे। ये पार्ट, इसको ग्वादुम लाट कहते थे। और इस ग्वादुम लाट में जो घंटा है या फिर जो कमल, उल्टा कमल है, जिसको हम लोग अवांगमुखी कमल कहते थे, इसी अवांगमुखी कमल पे एक चौकी होता था, ये चौकी चारों तरफ से, और इस चौकी पे पशु की आकृति अंकित होती थी, पशु की आकृति स्थापित होती थी। और ये जो चौकी आप देख रहे हैं, जो अब मेरा विशेष फोकस होगा सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उसका हम सांकेतिक अर्थ समझाएंगे, लेकिन इसी चौकी पे जो पशु आकृति अंकित होती थी, जैसे आपको हाथी की आकृति मिली है, शेर की मिली है, बैल का मिला है। ठीक है, तो इस पे शेर का भी मिला है, बैल का भी मिला है और हाथी का भी मिला। आप देखें संकीसा वाला जो स्तंभ है उस पे हाथी मिला है। इस जो पार्ट है, ये पार्ट जिसको हम चबूतरा कह सकते हैं या फिर इसको हम
चौकी कह सकते हैं इस पार्ट पे। हाथी जो मिला है वो संकिसा वाले स्तंभ पे मिला है। शेर आपको लौरिया नंदनगढ़ वाले पे मिला है स्तंभ पे। और आपको ये जो रामपुरवा स्तंभ है उस पे बैल मिला है। और ये जो देख रहे हैं मेरे हाथ में जो है ये 4 सिरों वाला है जो सारनाथ वाला है। और इसका जो शीर्ष भाग है 2 पार्ट में होता था, एक ग्वादुम लाट और दूसरा शीर्ष पार्ट ये स्तंभ का। तो ये जो शीर्ष पार्ट है सारनाथ का, यही आपका शीर्ष पार्ट आपके राज चिन्ह के रूप में, भारतीय राज चिन्ह के रूप में हम लोगों ने भारत में स्वीकार किया है, सरकार ने स्वीकृति दी है ना। तो इसका क्या अर्थ है ना, इस राज्य चिन्ह का क्या मतलब है, इसको क्यों हम लोगों ने स्वीकार किया, इसका सांकेतिक अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आप जो देख रहे हैं चौकी, इस चौकी में भी आपको चौकड़ी मारता हुआ घोड़ा है ना, हाथी, बैल, शेर, अशोक चिन्ह जो है, चक्र जो है, उसकी भी आकृति इसमें इस चौकी पे मिलेगा। चौकी में आपको चौकड़ी मारता हुआ घोड़ा भी है, हाथी भी है, बैल भी है ना, शेर भी है, और साथ ही उसके ऊपर पशुओं की आकृति अंकित होती थी। और जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उस स्तंभ का, जो सारनाथ से ये वाला मिला है, जो चारों दिशाओं में शेर का मुख है, जो चारों दिशाओं में एक शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। ग्वादुम लाट है ना, बेस ग्वादुम लाट, और ये अवांगमुखी कमल, अवांगमुखी कमल के ऊपर एक चौकी, और चौकी के ऊपर पशु आकृति अंकित होता था। ठीक है, तो कहीं संकिसा से वाले स्तंभ पे आपको हाथी मिला है, तो रामपुरवा से बैल, तो लौरिया नंदनगढ़ में शेर, तो सारनाथ में 4 शेर, ऐसे मिले हैं। अलग अलग चौकियों पे अलग अलग पशु आकृति अंकित होते हुए मिला है। अब ये 4 शेरों का जो कॉन्सेप्ट है चारों तरफ, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि शेर का मतलब ही होता है, उसका सांकेतिक अर्थ ही होता है शक्ति, पावर। और जो इनके स्तंभ पे, अशोक के स्तंभ पे जो शेर हैं वो बड़ा संयमित है, बड़ी शांति से बैठे हुए हैं। एक ऐसा पावर जो बड़ी शांति से बैठा हुआ है, शक्ति का प्रतीक है। इसका मतलब कि शेर है ना, ऊपर से उसका मतलब शक्ति, और वो बड़ा ही अहिंसक मुद्रा में, शांतचित्त मुद्रा में उस चौकी पे अंकित है, जो चारों दिशाओं में जिनका फेस है, जो चारों दिशाओं में एक शक्ति का संकेत है। ऐसे बनाने का इसका अर्थ यही हुआ कि इसका अर्थ ये होता है कि शक्ति और संयम नहीं का समन्वय, शक्ति और संयम का समन्वय नहीं, ये इसका अर्थ होता है। तो ये शक्ति और समन्वय का जो अर्थ है, इस संदर्भ में इसको समझने का प्रयास करना है। अब शक्ति और समन्वय से हम क्या विश्व को संकेत देना चाहते हैं, क्या हम भारत को, भारत के साथ साथ विश्व को, पड़ोसी देशों को हम इस माध्यम से क्या संकेत देना चाहते हैं, ये भी तो आपको समझना होगा। तो इसको इस रूप में समझिए कि जैसे किसी भी देश का सॉफ्ट पावर पॉलिसी होता है, हार्ड पावर पॉलिसी होता है। जैसे अशोक जो था, जब कलिंग युद्ध के बाद कहते हैं कि जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो वो भेड़ी घोष के जगह धम घोष का रास्ता तैयार किया। ये अलग चर्चा का विषय है कि उसका कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो गया। बहुत प्रैक्टिकल शासक है। कलिंग युद्ध में लोगों के मरते हुए देख के वो इसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ होगा, है ना। बहुत प्रैक्टिकल शासक था, बहुत यथार्थवादी शासक था। हाँ, ये एक घटना है कि हृदय परिवर्तन हुआ। ठीक है, हम अभी स्तंभ लेख की बात कर, अशोक के स्तंभ कला की बात करें। उसके बाद अपने धम्म के प्रचार के लिए भी, अपने धम्म के धम्म मैंने भेड़ी घोष के जगह पे धम्म घोष, भेड़ी घोष जो है अशोक का हार्ड पावर पॉलिसी है। और भेड़ी घोष मतलब युद्ध घोष, और जो धम्म घोष है अशोक का, जो शांति का जो प्रचार है, प्रसार है, ये उसका सॉफ्ट पावर पॉलिसी है। तो सॉफ्ट पावर पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ, धम्म की। तो शक्ति और शांति का समन्वय, अशोक स्तंभ कहीं ना कहीं वो ऐसा मैसेज देना चाहता है विश्व को कि मैं पावरफुल व्यक्ति हूँ। मेरा भेड़ी घोष दुनिया देख चुका है।
क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। नहीं, एक कमज़ोर आदमी आपको शांति का पहल करेगा तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन एक शक्तिशाली व्यक्ति जब आपको लिए शांति का पहल करता है तो आप उसका बड़ा सम्मान करते हैं। तो अशोक शांति के पहल के लिए जब धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने स्तंभ कला का विकास किया है ना, जिसपे अपने सात राज्यादेश अंकित किए, नहीं तो वो इसी उद्देश्य से किया कि पूरे विश्व में धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो। नहीं, हार्ड पावर पॉलिसी तो दुनिया देख ही चुकी है, सॉफ्ट पावर पॉलिसी भी देखिए। आज अब इस राज चिन्ह का, आज जो इसका संकेतिक अर्थ है, जो मौर्य काल से आज तक वर्तमान काल तक निरंतर हमारी संस्कृति में प्रवाहमान है। नहीं, इसका मतलब क्या, जब मोदी साहब भी जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि मैंने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, योग दर्शन की बात करते, तो ये जो पक्ष है हमारा सॉफ्ट पावर पॉलिसी है। लेकिन हम कितने शक्तिशाली, हम परमाणु संपन्न देश हैं। जब परमाणु संपन्नता की बात होती है, जब राफेल का डील करते हैं, जब हम मिसाइल बनाते हैं, जब हम टैंक बनाते हैं, जब हम विश्व को अपनी शक्ति से परिचय कराते हैं इन माध्यम से, तो इसको कहते हैं हार्ड पावर पॉलिसी। जब हम बुद्ध की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, तो इससे कहते हैं सॉफ्ट पावर पॉलिसी। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं शक्ति और संयम का जो समन्वय है वो संचरित होता है। तो अशोक के इस स्तंभ से, सारनाथ वाला स्तंभ से, उसका यही मैसेज है, उसका सांकेतिक अर्थ यही है कि हम दुनिया को शक्ति और संयम का परिचय दें, क्योंकि वो शेर जो है शक्ति का सूचक है और बड़ा ही संयमित मुद्रा में उसको अंकित किया गया है, ठीक है, जिसका मतलब है धर्म चक्र, अर्थात उसका नैतिक मूल्य है मानव कल्याण, ठीक है। और हमारी भारतीय संस्कृति की मूल भावना भी मानव कल्याण है। हमारी संस्कृति की मूल भावना भी क्या है, मानव कल्याण है। और इस तरह से देखा जाए तो आज भी इस राज चिन्ह के माध्यम से पता चलता है कि हमारी संस्कृति मौर्य काल से लेकर अभी तक उस रूप में प्रवाहमान है। आज भी हम शक्ति और संयम का परिचय देते हैं। जैसे हम परमाणु संपन्न देश हैं, फिर भी हम ये कहते हैं कि हम परमाणु अटैक या परमाणु युद्ध का पहल सबसे पहले नहीं करेंगे, है ना, माने पहला प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये किस बात का संकेत है, ये किस बात का संकेत है? शक्ति के साथ साथ संयम का संकेत है। तो हमारे जो अशोक स्तंभ के माध्यम से, सारनाथ वाले अशोक स्तंभ के माध्यम से, उस राज्य चिन्ह के माध्यम से हम विश्व को यही संकेत देना चाहते हैं कि हम शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, और भारत ही विश्व में शांति का अग्रणी हो सकता है, शांति का पहल कर सकता है, नहीं। और पूरे विश्व में अगर शांति कायम करना है तो भारत के बिना संभव नहीं है। ये हम परिचय, हमको तो कभी कभी लगता है कहीं मोदी जी को नोबेल पुरस्कार न मिल जाए शांति का कहीं। खैर, मैं ऐसे ही बस बात कर लिया, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आज 15 अगस्त पे जो बात हुई थी, है ना, शांति की भी बहुत, शांति का परिचय दे रहे थे कि हर ओर शांति का पहल हो, इसमें भारत की अग्रणी भूमिका हो सकती है, नहीं। लेकिन विश्व की ये स्थिति ऐसी है कि शांति कितने दिन तक रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप अपनी हार्ड पावर पॉलिसी को भी थोड़ी मजबूत रखिए। तो भारत हार्ड पावर पॉलिसी और सॉफ्ट पावर पॉलिसी की तरफ बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं राज चिन्ह से ये संकेत आता है कि आज तक मौर्य काल से लेकर अभी तक हमारी संस्कृति में निरंतर ये शक्ति और संयम का समन्वय जो है प्रवाहमान्य है, और इस चीज़ को पूरी दुनिया मानती है, ठीक है। और इसको इसी तरीके से लोगों के सामने लाना चाहिए। आप इसको पढ़िए तो इसके मैसेज को समझिए, कितने प्रतीक चिन्ह के क्या अर्थ होते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं कि आप स्तंभ कला के माध्यम से, खासकर जो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उसका क्या मैसेज है विश्व को, ये समझने में आपको थोड़ी सी सहूलियत हुई होगी, और आगे आप इसको और बेहतर कर सकते हैं, इसको और बेहतर समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे ख्याल से जो मूल बातें हैं मैंने निश्चित रूप से आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है।
बाकी बात हम इसी तरह से नए नए करेक्टर, नए नए चरित्र को लेके आएंगे और इस तरह से चर्चा करते रहेंगे। ठीक है।